नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर बात की जाए नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति को हमने दो चरणों में विभाजित किया था, 1852 से 1860 ईस्वी तक प्रथम चरण रहता है और द्वितीय चरण जो 1860 ईस्वी से कहाँ तक रहता है, 1870 ईस्वी तक रहता है। द्वितीय चरण के दौरान आज हमने बात करनी है जो मेक्सिको के अभियान के बारे में। मेक्सिको का जो उसका असफल अभियान रहता है, पहले हमने पिछली क्लास में जो इटली के संबंध में उसकी नीति के बारे में उल्लेख किया था, इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका रहती है। इसके पश्चात जो जर्मनी के एकीकरण में उसकी भूमिका के बारे में हम उल्लेख करेंगे। और उसके अलावा जो विदेश नीति के तहत हम देख रहे हैं कि जो 1852 ईस्वी में क्या बनता है, फ्रांस का राष्ट्रपति से ये जो वहाँ फ्रांस का क्या बन जाता है, सम्राट बन जाता है नेपोलियन तृतीय, लुई नेपोलियन, जो नेपोलियन तृतीय के नाम से सिंहासन पर बैठता है। तो उसी दौरान हम देखते हैं कि उसके द्वारा किस तरीके की विदेश नीति का अनुसरण किया जाता है, कौन से नियमों और सिद्धांतों का पालन उसके द्वारा किया जाता है, उसकी विदेश नीति कहाँ तक सफल रहती है, असफल रहती है। और उसके पतन का मुख्य कारण भी हमने बात की थी कि उसकी विदेश नीति होती है। तो आज हम उसकी विदेश नीति के तहत जो मेक्सिको के असफल अभियान के बारे में बात करेंगे। मेक्सिको पे अधिकार करने का प्रयास उसके द्वारा किया जाता है। मेक्सिको के जो संसाधन है, कोयले हैं, खनिज वगैरह, उन पे अधिकार करने का प्रयास उसके द्वारा किया जाता है। तो ये उसका प्रयास असफल होता है, उसके बारे में आज जिक्र करेंगे। मेक्सिको पहले तो कहाँ है, मेक्सिको की अगर बात की जाए, मेक्सिको जो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें स्थित एक गणतंत्रीय देश था। अगर बात की जाए गणतंत्रात्मक प्रणाली वहाँ देखने को मिलती है। वहाँ राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा था और मेक्सिको के द्वारा जो बात की जाए यूरोपीय देशों में, जिसके तहत स्पेन है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, इनसे क्या कर्ज लिया गया, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी मेक्सिको की। मेक्सिको के द्वारा इन देशों से कर्ज लिया जाता है तो ये जो उसका कर्जदार हो जाता है कौन है, मेक्सिको बात की जाए। और वहाँ जो राजनीतिक अस्थिरता का भी दौर चल रहा है, राजनीतिक अस्थिरता के दौर में अगर बात की जाए तो उसी दौरान जो इसमें जो सुधारवादी और उदारवादी दो पक्ष देखने को मिलते हैं, इनके बीच में जो संघर्ष चलता रहता है निरंतर। अगर बात की जाए सुधारवादी आंदोलन शुरू होता है, वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता है, आर्थिक स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जाती है, तो इसके विरोध में लोगों के द्वारा जो आंदोलन किया जाता है वह सुधारवादी आंदोलन होता है। और इसका नेतृत्व जो बेनिटो जुआरेज के द्वारा किया जाता है, 1854 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। इनके मध्य निरंतर संघर्ष चलता रहता है सुधारवादियों और जो बात की जाए अनुदारवादी है जो दल है, ठीक है। ये तो अगर बात की जाए अनुदारवादी दल तो वो हो गए जो प्राचीन परंपरा पर आधारित जो इनकी विचारशैली रहती है। उसके लिए सुधारवादी जो गणतांत्रिक व्यवस्था में क्या करना चाहते हैं और सुधार करना चाहते हैं। तो इनके मध्य जो ये संघर्ष निरंतर 30 वर्षों तक क्या करता है, चलता रहता है। और इसी संघर्ष के दौरान जो इनको बाकी अन्य देशों को भी अवसर मिल जाता है। और ये संघर्ष जब इसी संघर्ष के दौरान 1860 ईस्वी में क्या होता है कि सुधारवादी सफल होते हैं अनुदारवादियों को जो इनके द्वारा पछाड़ते हुए जुआरेज के द्वारा, जो ये जुआरेज है ये क्या बन जाता है, राष्ट्रपति बेनिटो जुआरेज है जो मेक्सिको का क्या बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है। अब ये राष्ट्रपति बनने के पश्चात इसके द्वारा जो मेक्सिको में काफ़ी सुधार कार्य किए जाते हैं। और 1861 ईस्वी में ये कहता है कि मैं 2 वर्षों तक, अगर बात की जाए आर्थिक स्थिति जो मेक्सिको की सुधारने के लिए इसने कहा कि 2 वर्षों तक मैं किसी को कोई कर्ज वापस नहीं चुकाऊंगा, ठीक है। जो ऋण ले रखा है उसके पश्चात मैं ऋण की अदायगी करूंगा। तो इस बात से ये खफा हो जाते हैं स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस। स्पेन के द्वारा सम्मेलन भी बुलाया जाता है स्पेन इंग्लैंड के द्वारा, और इनके द्वारा ये बात तय की जाती है, निर्धारित कर ली जाती है कि आप कर्ज नहीं चुकाओगे तो हम आपके क्षेत्र पे अधिकार कर लेंगे, सीधी सी बात है। और आपके संसाधनों का प्रयोग और दोहन करते हुए हम अपने कर्ज की वसूली करेंगे। तो उसी दौरान जो इसके मेक्सिको के समुद्र तटीय क्षेत्र पे क्या कर लिया जाता है, स्पेन के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। और फ्रांस पीछे रह गए तो फ्रांस के द्वारा भी जो उन क्षेत्रों पर अधिकार करते हुए अपनी वसूली करने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। तो तटीय क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, लेकिन फिर इनके बीच में समझौता हो जाता है। और इसी के द्वारा जो बेनिटो के द्वारा बात की जाए, जुआरेज के द्वारा ये बात स्वीकार कर ली जाती है कि आपका ऋण में ठीक है किस्तों के अंदर दे दूंगा और ऋण की अदायगी में जारी रखूंगा। ये बात इनके मध्य हो जाती। तो क्या कर लेते, ये स्पेन वालों ने वहाँ से सेना हटा ली, अपनी सेना भेजी थी, इंग्लैंड वालों ने वहाँ से सेना हटा ली, लेकिन फ्रांस का मन बदल गया है यहाँ पे।
नेपोलियन तृतीय का मन बदल गया। कौन है फ्रांस का सम्राट? नेपोलियन तृतीय। इसने कहा नहीं, सेना नहीं हटाएंगे, पूरे मेक्सिको को ले लेंगे अपन। ये बात इसने, जो इसका मन बदल जाता है और इसने ये तय किया कि क्यों न मेक्सिको पे पूर्ण रूप से क्या कर लिया जाए, अधिकार कर लिया जाए, उसके संसाधनों पे अधिकार कर लिया जाए। अब इस बात का विरोध इंग्लैंड और फ्रांस, ये स्पेन भी करेंगे, क्योंकि कर्ज तो उन्होंने भी तो दे रखा है उसको, बात की जाए तो कर्ज तो सब ने दे रखा है, तो इस बात का विरोध। लेकिन नेपोलियन तृतीय के द्वारा यहाँ पे जो मेक्सिको में अपनी जो नीति अपनाई जाती है, उसके तहत जो उसके द्वारा जो अधिकार करने का निश्चय किया जाता है कि मेक्सिको के क्षेत्र पे क्या कर लेंगे, अधिकार, अपनी सेना को वही रखा जाता है और इनकी सेनाएं हट जाती है पीछे, स्पेन और इंग्लैंड की सेनाएं। अब अपनी सेना को आदेश देकर इसके द्वारा कहा गया कि जाओ तुम मेक्सिको पे अधिकार लो। मेक्सिको नगर है उस पर इसकी सेना के द्वारा क्या कर लिया, जून 1863 ईस्वी में अधिकार कर लिया जाता है। ठीक है, अब बात आई इनके बच्चे वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को देखने के लिए, और वहाँ राजतंत्र की स्थापना इनके द्वारा कर दी जाती है, नेपोलियन तृतीय के द्वारा। अब ऑस्ट्रिया का जो सम्राट होता है, ऑस्ट्रिया का सम्राट का कोई निकट संबंधी होता है मैक्समिलियन। ठीक है, मैक्समिलियन, इसको जो इसके द्वारा जो क्या किया जाता है कि वहाँ का सम्राट बना दिया जाता। अब ये सोचता है इससे ऑस्ट्रिया भी क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। फ्रांस के जो रोमन कैथोलिक है जो लोग हैं वो भी खुश हो जाएंगे इस नीति से। और बात की जाए फ्रांस के लोग जो नेपोलियन तृतीय की सराहना करेंगे, ये सी इसकी उम्मीद थी, लेकिन ये सरासर उलट हो जाता है। ठीक है, तो उसी दौरान यही चाहता था और इसने देखा कि वहाँ के संसाधनों का दोहन करते हुए जो फ्रांस की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ किया जाता है, आर्थिक समृद्धि भी हासिल की जा सकती है। तो उन परिस्थितियों में इसको क्या बना दिया, मैक्समिलियन को वहाँ का सम्राट बना दिया। लेकिन सम्राट बनाने के पश्चात वहाँ की जनता ने इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। कहाँ की, मेक्सिको की जनता ने। और मेक्सिको की जनता ने इसी के नेतृत्व में, बेनिटो जुआरेज के नेतृत्व में इसका विरोध करना शुरू कर दिया और ज़्यादा लंबे समय तक ये टिक नहीं पाया। उसी दौरान जब इसके द्वारा मेक्सिको पे अधिकार किया जाता है, अगर बात की जाए मेक्सिको पे अधिकार करने के दौरान जो अमेरिका है, अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका ने इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया। तो यही तो इसको अवसर मिल गया, किसको, नेपोलियन तृतीय को। अमेरिका अभी अपने गृह युद्ध है उसमें बिजी है, व्यस्त है, और उसी दौरान जो अमेरिका का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, तो इसी दौरान इसके द्वारा मेक्सिको पर अधिकार कर लिया। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई, अमेरिका का गृह युद्ध समाप्त हो गया, तो अमेरिका ने आपत्ति दर्ज करवाई और सीधी चुनौती दे दी जाती है किसको, फ्रांस को, कि यहाँ तुरंत प्रभाव से बात की जाए तो मेक्सिको से जो फ्रांस की सेना हटा ली जाए। अब नेपोलियन तृतीय अमेरिका के साथ युद्ध करने की स्थिति में नहीं था। अब नेपोलियन तृतीय को मजबूरन ये फैसला करना पड़ता है और फ्रांस की सेनाओं को पुनः वापस वहाँ से मेक्सिको से हटाना पड़ता है। तो ये इसकी नीति क्या हो जाती है, असफल हो जाती है, इसका अभियान क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। और इसकी क्या होती है, किरकिरी होती है, साख। अगर बात की जाए नेपोलियन तृतीय की प्रतिष्ठा भी गिरती है, फ्रांस की प्रतिष्ठा भी इसके गिरती है। ठीक है, तो अब जनता भी विरोध कर रही थी और इसी वजह से इसको अपने सैनिक वापस, लेकिन वहाँ पे मैक्समिलियन को बेचारे को छोड़ दिया यूं ही, इसके भाग्य के भरोसे ही इसके द्वारा छोड़ दिया जाता है। और यही बात की जाए तो इसके नेतृत्व में, बेनिटो जुआरेज के नेतृत्व में जनता का विरोध जारी है और यहाँ इसके द्वारा जो इसको भाग्य के भरोसे छोड़ते हुए जो क्या कर ली जाती है, सेना को हटा लेते। अब जनता के द्वारा जो बात की जाए तो फरवरी 1867 ईस्वी में इसके द्वारा सेना हटा ली गई और जनता के द्वारा क्या किया गया, मैक्समिलियन को पकड़कर सूली पर चढ़ा दिया गया, इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो मेक्सिको की तरफ इसके द्वारा जो अधिकार करने का प्रयास किया जाता है पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, असफल हो जाता है और ये इसकी जो विदेश नीति पूर्णतः असफल कहलाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति के तहत उसके मेक्सिको अभियान के बारे में जो उल्लेख किया है, मेक्सिको अभियान जो उसका असफल रहता है, हमने देखा किस तरीके से, जैसे जर्मनी का भी एकीकरण उस वक्त चल रहा था, तो जर्मनी के एकीकरण की बजाय उसके द्वारा जो मेक्सिको के अभियान पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और ये मेक्सिको अभियान उसका अंततः असफल हो, क्योंकि द्वितीय चरण उसका देखा जाए, मैंने बात की थी पहले भी कि द्वितीय चरण जो मूलतः नेपोलियन तृतीय का असफल ही रहता है, उसमें उसको सफलता नहीं मिल पाती है और उसके द्वारा जो भी विदेश नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है वो विदेश नीतियाँ पूर्णतः क्या हो जाती है, विफल हो जाती है। तो उन परिस्थितियों में उसके द्वारा जो ये निर्णय लिया गया था मेक्सिको को
पे अधिकार करने का, क्योंकि मेक्सिको को इसके द्वारा जो कर्ज दिया हुआ था, किसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा, हालांकि स्पेन और इंग्लैंड के द्वारा भी दिया हुआ था, लेकिन यहाँ जो अमेरिका से शत्रुता उसके द्वारा कर ली जाती है, अमेरिका के द्वारा उसको चुनौती दे दी जाती है, इंग्लैंड और स्पेन के द्वारा भी इसका क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। तो उसी दौरान जो उसकी नीति है, जो उस पर अधिकार करने की नीति असफल हो जाती है, उसके द्वारा वहाँ जो राजतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया जाता है वो भी उसका असफल हो जाता है, जिसके तहत तो मैक्सिमिलियन को, जो ऑस्ट्रिया का सम्राट है, उसका क्या होता है, संबंधी होता है, उसको क्या कर दिया जाता है, जो उसके द्वारा सम्राट बना दिया जाता है, ताकि रोमन कैथोलिक लोगों का उसे समर्थन मिल जाए, लेकिन उसे समर्थन नहीं मिल पाता है और अंततः अमेरिका के द्वारा चुनौती देने के पश्चात उसे क्या करना पड़ता है, वहाँ से जो अपनी सेना को पुनः हटाना पड़ता है, जिससे फ्रांस की प्रतिष्ठा में जो गिरावट आती है। इसके अलावा नेपोलियन की प्रतिष्ठा गिरती है और फ्रांस की जनता का नेपोलियन तृतीय से जो सम्राट है उससे क्या है, विश्वास हट जाता है, कम हो जाता है और इसके पतन के लिए यही बातें क्या होती है, जिम्मेदार होती है। तो ये थी नेपोलियन तृतीय की जो मेक्सिको अभियान की कहानी, जिसे हमने भली भांति समझा। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और भी अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव वो भी आमंत्रित है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।